आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 09, टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस तो छोटी सी कहानी है, 2-4 लाइन की बात है। इसके अंतर्गत मूल रूप से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आज कवर कर लेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे किनका किनका हम लोग? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी। एक अतिरिक्त पढ़ लेंगे हम लोग, तीसरा नंबर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये एडवांस लेवल की है। ये एनसीईआरटी है और ये +12 की है, 12th लेवल की। और दूसरी बात भी आई भी है। दोनों में से तो वो एग्जामिनेशन में तो पूछना ही पूछना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, BVI फॉर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपना सिलेबस में 12th के अनुसार। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसे लाना पड़ा? तो आइए इसके कुछ हम बैकग्राउंड को देखते हैं और पीछे से चलते हैं और इसकी कहानी होगी। मेनली बात किनके करेंगे हम लोग? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो आइए इसको मिटाएं। उम्मीद करते हैं हेडिंग दे दिए होंगे। तो आइए सबसे पहले रेट इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये होता क्या है जरा देखिए। हम लोग पहले पढ़े थे R इक्वल टू K इंटू A टू द पावर X B टू द पावर Y। याद कीजिए, कुछ याद आ रहे हैं? कुछ याद आ रहे हैं? फिर उसके बाद R बराबर हम लोग पढ़े थे प्लस माइनस dx बाय dt। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर किए थे, तो dx बाय प्लस माइनस dx बाय dt इक्वल टू k a टू द पावर x और b टू द पावर y। याद कीजिए, जरा याद कीजिए। इसको हम लोग कहते थे, याद कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इनको कहा करते थे, क्या कहा करते थे इनको? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशिएट करके आया है और यहां पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो इसी इंटीग्रेटेड इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसी पर जब हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इसी का थोड़ा बहुत इधर उधर काम उम करेंगे, तब जाकर के ये क्या बन जाता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? इनसे क्या काम नहीं चल रहा था? तो इनसे काम चल रहा था, परंतु ये उतना बेहतर तरीका नहीं। ये बेहतर, वेल मॉडिफाइड नहीं है, मतलब लेटेस्ट वर्जन इसको नहीं कह सकते हैं। ये क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। गड़बड़ी कहां हुई कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने ग्राफ में देखा होगा, वो समझ में नहीं आते होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4.1। याद कीजिए, और बनाने के क्रम में मैंने भी उसको छोड़ दिया था। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया।
समझ में आया, लेकिन वहां आपको बताने से कोई बेनिफिट नहीं होता। बार बार कमेंट आते कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसको लास्ट में बताएंगे कि ये हो कैसे गया। जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देंगे, कैसे ग्राफ बनता है, कैसे इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं, तब जाकर के वहां पर आपको बताएंगे वो इक्वेशन, इसलिए वहां नहीं बताया। एनसीईआरटी इक्वेशन नंबर 1, उसमें देखा होगा या पढ़े जो भी होंगे, देखे होंगे कि वहां पर जो तात्क्षणिक वेग है अभिक्रिया की, तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस, वो स्लोप से निकाला हुआ है। किससे निकाले हैं? स्लोप से निकाले हैं, जिस हेतु ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफी जटिल हो जाता है और सॉल्यूशन करना काफी डिफिकल्ट हो जाती है। इसी डिफिकल्टी को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, आसान बनाने के लिए कौन आ गए हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वो आया कहां से? बर्थ ऑफ इंटीग्रेटेड, यहीं से जन्म हुई है, यहीं से जन्म हुई है। किसकी जन्म हुई है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, यहीं से जन्म होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। इसको इंटीग्रेट करके बनाएंगे तो डिफरेंशियल में क्या खामियां थी कि ये स्लोप के माध्यम से कैलकुलेशन को क्या कर रहा था? डिफिकल्ट कर रहा था, जबकि ये हमारे कैलकुलेशन को क्या करेगा? सरल करेगा। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात, डिफरेंशियल इक्वेशन सभी प्रकार के रिएक्शन पर, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर हो, सभी प्रकार के ऑर्डर पर ये एक ही भांति कार्य करता है, एक ही जैसे कार्य करते हैं। एक ही भांति कार्य करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। Why are you howling? तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सभी प्रकार के रिएक्शन पर एक ही भांति कार्य करता है। बकरी हो कि गाय हो कि बैल हो कि भैंस हो, सब एक ही दाम में बिक जाते हैं। गेहूं हो, चावल हो, धान हो, मकई हो, ज्वार हो, बाजरा, मूंग इत्यादि वगैरह, सब एक ही दाम में। ये कोई अंतर तो नहीं स्पष्ट किया, परंतु अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है ये अलग अलग रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग अलग इक्वेशन लेकर के आते हैं, जिसके कारण समीकरण या रिएक्शन को समझते ही या रिएक्शन का पता लगाते ही हम लोग उस प्रकार के ऑर्डर में लेकर के चले जाते हैं और उसको उस तरह से सॉल्व करते हैं तो आइए जरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। ये जनरलाइज नहीं है, ये सामान्य नहीं है, जबकि ये सामान्य है। ये सामान्य है जबकि ये विशिष्ट है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, ये तो सबको एक ही भाव में तौल देता है, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आ रहे थे। अब जब इसको इक्वेशन को सारी चीज पढ़ लेंगे तब जाकर के ये आपको समझ में आ जाएंगे और आप स्वयं बना लेंगे इनको। तो आइए प्रारंभ करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसकी तो कोई अपनी स्पेशल इक्वेशन होती नहीं है, तो आइए हम लोग जीरो ऑर्डर से प्रारंभ करते हैं। तो इनको मिटाएं, तो लेट्स स्टार्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग दे देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होगा ना वो इंटीग्रेटेड रेट, कहीं कक्षा में लिख देंगे, परंतु मोटे अक्षर में जो होंगे टॉपिक का नाम वो जीरो ऑर्डर होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो का कंटेंट कैसा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन सारी बात को तो रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा ना। और बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी फायदा हो सके, अधिक से अधिक बच्चों को इनकी फायदा हो सके, अधिक से अधिक छात्रों को इनकी फायदा हो सके। तो चलिए हेडिंग देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले इनके हम जो जानेंगे परिभाषा। परिभाषा देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया चलिए आइए देखते हैं। कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। किसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, निर्भर ना करें, उसे क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा लिखिए। बीमारी है। चलिए परिभाषा लिख लिया होंगे एक बार फिर। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया दर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन को। परिभाषा याद रखेंगे, परिभाषा याद रखेंगे, परिभाषा याद रखना है। अच्छा परिभाषा को याद रखें। आइए कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, ए है और ये बदल रहा है प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है जो किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। ए का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण इनिशियली कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट है तो ये जीरो है। ड्यूरिंग रिएक्शन आ रहा है एनजी। ड्यूरिंग रिएक्शन ये घटा है एक्स तो ये बढ़ा है एक्स। एट टाइम
टी किसी क्षण टी पर, तो ये शेष क्या रह गए, ए। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स। ये ए रह गए हैं, ए नॉट माइनस एक्स। ये कितना बन गया होगा, प्लस एक्स। क्लियर। आइए रेट लॉ इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, आर इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे हैं कि ए टू द पावर एन, एन इक्वल टू तब क्या लिखना पड़ेगा जी, जीरो। चलिए इसको रहने दीजिए। आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्लस माइनस डी एक्स बाय डी टी। तो यहाँ रिएक्टेंट के पद में लिख रहे हैं, तब माइनस डी एक्स बाय डी टी, माइनस डी एक्स बाय डी टी बराबर के ए टू द पावर एन। ऐसा लिखा जा सकता है। इस एन को क्या कर ले हम, जीरो कर देंगे। तो एक्स क्या है, यही तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन इतने से चेंज हुआ है। तो क्या कर लेंगे इनको, तो माइनस डी एक्स बाय डी टी बराबर के ए टू द पावर जीरो, बिकॉज कैसा रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो माइनस डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू क्या हो गया, के। जब इसको हम यहां से बनाए, अब यहां से बनाते हैं, तो माइनस डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू के। तो माइनस डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी। पहले इनको छाप लीजिए आप, के डी टी। अब इंटीग्रेट करने की बात है, छाप लिए। चलो अब एक क्या है भैया, चेंज इन कंसंट्रेशन ना, तो इसको क्या लिख लें, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू के टी। याद कीजिए ना, जब ये माइनस लगाया करते थे तो ये रिएक्टेंट हुआ करता था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और वो भी कैसा कंसंट्रेशन, ये इनिशियली कंसंट्रेशन लेकर के बना लेते थे, जो बचा हुआ है इनिशियली से, तो इसको निर्भर करता नहीं। तो आइए इनको क्या कर ले, माइनस की साइड लगा लेते हैं। माइनस डी, ए को इंटीग्रेट करेंगे तो ए हो जाएगा, के कांस्टेंट है, टी का टी, और प्लस में क्या कर देंगे, सी। ठीक, इनिशियली देखते हैं, इनिशियली जब टी इक्वल टू हो जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए नॉट। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए नॉट। ये माइनस में है जी, इस माइनस को इस साइड भेज दें, इस माइनस को तभी इधर लगा देना चाहिए। चलिए, टी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू ए नॉट, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए रखते हैं, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के टी, माइनस के टी प्लस ए नॉट। इसको इस साइड ले जाए, इसको उस साइड ले जाए, तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, टी इक्वल टू के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाय टी।
छाप लिए। तो k इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट माइनस ए बटा टी बटा टी। यही k क्या है, रेट कांस्टेंट। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ, क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रैक्टिस करेंगे बार बार इनका बनाने का, ये लाने का, ये प्राप्त करने का, बार बार प्रैक्टिस करना है। छापिए इनको। समीकरण 1 कहें, इनको समीकरण 2 कहते हैं। चलिए मिटाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के गुण। कोई भी जीरो ऑर्डर का अभिक्रिया इक्वेशन सेकेंड का पालन कर देगा। इक्वेशन सेकेंड क्या था, इसका निश्चित पालन करेगा। कोई भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन तो पहचानने का तरीका, यदि ये इस फॉर्म में, ए को आर लिख सकते हैं, इसको आर नॉट लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। ये तो एक नंबर की बात हो गई। नंबर 2 की बात, नंबर 2 की बात, रिएक्टेंट का सांद्रण समय के साथ घटता है। समय के साथ क्या होता है, घटेगा। ये देख लीजिए, इस पर कंसंट्रेशन को रखते हैं, इस पर किसको रखे हैं, टाइम को रखें। यहाँ हाईएस्ट ए नॉट है, कहीं आते आते ए होता है।
ये स्लोप क्या हो गया, माइनस KT, स्लोप माइनस KT। अब ये देखिए समय बढ़ रहा है और ये धीरे 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 घट रहा है। स्लोप क्या है, K कांस्टेंट है और T के साथ ही क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इक्वेशन इसका कैसा हुआ, तो A बराबर A0 माइनस KT, यही इक्वेशन, A इक्वल टू A0 माइनस KT, इक्वेशन यही है। ये ग्राफ देख लिए। नंबर 3 की बात करें, लिखते जाएंगे इन सबको और ग्राफ को पहचानेंगे कौन जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है कौन नहीं है। नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर सांद्रण से स्वतंत्र होता है, सांद्रण से स्वतंत्र होता है। ग्राफ देखें, ये पहले R बराबर देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। यदि ग्राफ बनाए तो इस पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन इस पर ले लेना, कंसंट्रेशन देख लेते हैं, इस पर ले लेते हैं रेट को, इस पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ पैरेलल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तुम कितना बदलो हम रेट नहीं बदलेंगे, कंसंट्रेशन तुम कितना बदलो हम रेट नहीं बदलेंगे। ये तीसरे गुण हो गए। चौथा प्रॉपर्टीज है हाफ लाइफ टाइम या पीरियड, इसको हम लोग अर्ध आयु काल कहते हैं, अर्ध आयु काल। मार्कर में दे दें इंक बार भैया, चलिए तो क्या लिखे, हाफ लाइफ पीरियड। पहले इनकी हम परिभाषा बता रहे हैं। वह न्यूनतम समय जिस पर अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है, उसे हाफ लाइफ टाइम
ठीक। कहता है वह न्यूनतम पता नहीं गलती एक सही समय जिस पर अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो जब ए नॉट हो जाएंगे, जब ए बराबर हो जाएगा ए नॉट बाय 2, तब टी हो जाएंगे टी बिकम्स हाफ, इसी को कहेंगे हाफ लाइफ टाइम। आइए रिलेशन देख लेते हैं क्या निकलता है, फिर उसके बाद ग्राफ देख लेंगे। तो रिलेशन देखते हैं हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन। तभी हम लोगों ने के बराबर क्या निकाला था, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय टी। ए नॉट, ए को जब ए नॉट बाय 2 करेंगे तो ये के टी हो जाना है टी हाफ, यहां से टी को बाहर खींच लेते हैं। ए नॉट माइनस ए बाय के, जब टी को टी हाफ करेंगे तो ए नॉट तो रहेगा ही रहेगा बाय ए नॉट बाय 2 बाय के। एक में से आधा चला गया, आधा बच जाएंगे। टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। ये है हाफ लाइफ टाइम का। ये जीरो ऑर्डर के लिए तीसरा प्रॉपर्टीज है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। परंतु ये परिभाषा सबके लिए मान्य है। जो भी अभिक्रिया हो ये परिभाषा सबके लिए मान्य है, ये बात सबके लिए मान्य है। ये रिलेशन ओनली किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये जानना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इनके ग्राफ। तो परिभाषा और विभाषा को मिटाते हैं, ग्राफ। जरा यहां देखिए, टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का समानुपातिक है। टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन का समानुपातिक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ये यदि इस पर हम कंसंट्रेशन को रखें और इस पर टी हाफ को रखें तो ग्राफ कुछ यूं चलेंगे, या फिर ग्राफ कुछ इंटरनल शिफ्ट लेकर के चलेगा। स्लोप जो हो जाना है 1/2 के हो जाना है स्लोप। हाफ लाइफ टाइम इनिशियल से ही चला अच्छा रहेगा, इंटरशिफ्ट नहीं लिया। ये टी हाफ का ग्राफ, और ग्राफ को देख करके आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये क्या है। कंसंट्रेशन इस पर टी हाफ रखे हैं, कंसंट्रेशन ए, तो प्रारंभिक सांद्रण का ये समानुपातिक होता है। ये हाफ लाइफ पीरियड हो गए किनके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। आइए मिटाते हैं। इन सब चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पांचवा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो R इक्वल टू के ए टू द पावर 0, तो R इक्वल टू के, तो K इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये पहले भी लिखे थे, आज भी लिखे। छापिए। ये हो गए इनकी यूनिट। अब देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण नंबर 1, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन।
between H2 and Cl2. दूसरे एग्जाम्पल, ले लें इनकी हम लोग। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O। Pt के प्लेट पर होता है, प्लेटिनम के प्लेट पर। तीसरी एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3। ये मोलोबेडिनम के प्लेट पर होता है। ये तीसरी उदाहरण हो गई। चौथी उदाहरण ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ HI। डिकम्पोजिशन ऑफ HI, तो HI लेंगे, ये किस पर प्लेट पर, तो ये गोल्ड प्लेट पर होता है, H2 प्लस I2। पांचवा उदाहरण ले ले और अंतिम उदाहरण, पांचवा और अंतिम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पांचवा और अंतिम एग्जाम्पल, आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन, आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। समझ में आ जाएंगे एसीटोन का आयोडीनेशन क्या है। कीटोन एसीटोन, CH3CO CH3, यही सूत्र होनी चाहिए कीटोन की, CH3CO CH3 प्लस H2 कहाँ पर, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो यहां से बन जाएंगे ये ICH2CO CH3 प्लस HI, ये बन जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की संपूर्ण कहानी रही। इनके कैरेक्टरिया को याद रखेंगे, इनके जीरो ऑर्डर रिएक्शन को याद के उदाहरण याद रखेंगे, जीरो ऑर्डर के काइनेटिक एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ टाइम, इनके गुण और इनके उदाहरण, ये पूरा याद रखेंगे। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।